हमें कोई कमज़ोर ना आके, और मैं कोई अलग नहीं हूँ, कोई कमज़ोर भी नहीं हूँ, तो मैं तेजस्वी यादव जी से सिर्फ आग्रह ही कर सकता हूँ। मैंने कई बार किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का और युवाओं के, बेरोजगारों पर यदि बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। हम मर जाएंगे, राजनीति करें या ना करें, हम राजनीति छोड़ दें या राजनीति मेरे हिस्से की चीज़ ना रहे, मैं कभी भी राजनीति करने के लिए और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए और व्यक्तिगत पर्सनैलिटी के लिए कभी किसी जाति को न ठेस पहुंचाएंगे, ना किसी जाति में विभेद करेंगे, ना मनभेद करेंगे, ना किसी जाति वर्ग को गाली देंगे, ना कभी किसी भी तरह के जीने के स्वतंत्रता पर कभी हम विरोध करें। हमारे नज़र में 140 करोड़ लोग, हम एक फैमिली हैं। मेरे नज़र में बिहार सिर्फ बिहारी है। मेरे नज़र में माफिया, अपराधी, दलाल, पूंजीपति एक तरफ, किसान, बेरोजगार यूथ, महिलाएं, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग, कमज़ोर और वंचित तबके के लोग एक तरफ। मेरी लड़ाई माफिया, अपराधी, लुटेरे, पूंजीपतियों और भ्रष्ट नेता और उन्मादी नेता, नफरत पैदा करने वाले नेताओं के खिलाफ है, जिसका विश्वास संविधान में नहीं है, लोकतंत्र में नहीं है, जिसका विश्वास किसी ईश्वर में नहीं है, जिसका विश्वास सिर्फ एन केन प्रकार इंसानियत का कत्ल करके, ख़त्म करके, समाज का कत्ल करके सिर्फ राजनीति और सत्ता हथियाने का है। इसीलिए ये हमारे लोग भी प्रयास किए कि हम लोग चाहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिस रूप में अच्छा लगे, हम लोग चाहते हैं महागठबंधन का हिस्सा हों। आप राजा हैं, तय आपको करना है, आपको ज़रूरत है किसकी की नहीं है। वैसे तो मैं लगातार बिहार के हर जगह, हर क्षेत्र में, हर घर में हूँ। मैं लगातार, यदि इंडिविजुअल आप लीडरशिप की बात आप किसी की करिएगा तो इंडिविजुअल व्यक्ति, आज पप्पू यादव पर कोई जाति का ठप्पा नहीं है, पप्पू यादव पर हिंदू मुसलमान का ठप्पा नहीं है, बेईमानों का ठप्पा नहीं है, पप्पू यादव पर किसी भी तरह के आवाज़ देने से पीछे हटने का ठप्पा नहीं है। तो मैं लगातार कोसी सीमांचल से लेकर मिथिलांचल के 5 सीटों पर, आज नहीं 1 सालों से लगातार मेरा प्रयास जारी है कि मैं इसको कैसे मजबूत करूं और कोसी सीमांचल मिथिलांचल में सभी जाति को कैसे लाऊं। और मेरा ये प्रयास रहा है कि इस हर जाति को एक साथ लाने का प्रयास मैं लगातार किया हूँ। मेरा जो कैरेक्टर रहा है, मेरा जो वे रहा है, तरीका रहा है, उसमें मैंने हमेशा कोशिश की कि सबको साथ लेके चलें और एक कैरेक्टर के साथ जिए। और फिर मैंने कभी दलगत चीज़ों को भी नहीं देखा, सबके लिए मैं खड़ा रहा और मददगार रहा। ऐसे समय में कोसी सीमांचल हमेशा वहाँ की जनता चाहती है कि पप्पू यादव हिस्सा महागठबंधन का हो, और इसीलिए मैंने कभी इस मामले से अलग नहीं हुआ। मैं हमेशा, हमारी कोशिश रही कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। आखिर क्या दिक्कत है राजद या जदयू के किसी व्यक्ति को, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने हमेशा कहा है, आज दोबारा मीटिंग जिसमें 26 अन्य पार्टियों को भी जोड़ा गया, अच्छी बातें हैं। और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं लगातार 5 सीटों पर अपना प्रयासरत हूँ। मैं 5 सीटों पर तैयारी में लगातार कर रहा हूँ, लेकिन महागठबंधन के हिस्सा बनने में उनके विचारों के साथ मैं खड़ा रहूँगा। मेरी ताकत रही या नहीं रही, 1% की मेरी ताकत है या 2% की है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि तीसरी जो फ्रंट है, वो जब कभी चुनाव आता है, तब जब तीसरा फ्रंट बनने की बात आती है तो वह लोगों के बीच विश्वसनीयता खड़ा नहीं कर पाती है। हम तीसरे फ्रंट बनाते हैं, फिर बिखर जाते हैं और फिर 5 साल साथ नहीं रहते हैं, फिर एक साथ मुद्दों पर काम नहीं करते हैं। तो ये तीसरा फ्रंट है, मैं किसी तीसरे फ्रंट की ताकत को कमज़ोर नहीं कर सकता हूँ। बसपा की अपनी ताकत है, AIMM की छोटी ताकत है, या AIMM का बिल्कुल है, बीजेपी समझती है इसी नफरत से उसकी पार्टी जिंदा रहेगी, AIMM भी समझती है मेरी इसी आइडियोलॉजी से मेरी पार्टी जिंदा रहेगी। तो यदि बीजेपी गलत नहीं है तो AIMM को भी बहुत गलत नहीं कहा जा सकता है। बहुत क्लियर है इस मामले में, क्योंकि बीजेपी भी अपने नफरत का आधार चुनती है, AIMM भी अपने तरीके, अपनी आइडियोलॉजी का आधार चुनती है।
कल के दिन जिस तरीके से आप लगातार चिराग जी शहाबुद्दीन जी से मिले, कि पत्नी से मिले, कब तक आप शहाबुद्दीन जी के पत्नी को तिलांजलि देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कल कई तरह की चीज़ें आप लगातार भटक, बीजेपी कहीं ना कहीं, अब मुख्तार अंसारी के बेटे को बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो बीजेपी तो अब आतंकवादी से लेकर, अलगाववादी महबूबा से लेकर और उग्रवादी से लेकर अब भ्रष्टाचारी तक को एक्सेप्ट कर लिया, और सारे वॉशिंग पाउडर में धुले चले गए। राजभर के साथ मुख्तार अंसारी का बेटा खड़ा है पूरी तरीके से, तो अब तो वो दूध के धुले हो गए। तो जब मुख्तार अंसारी जी का बेटा दूध के धुले हो गए, तो शहाबुद्दीन जी का परिवार और शहाबुद्दीन जी की पत्नी के साथ दरकिनार क्यों? चिराग जी यदि मिल लें, और बीजेपी को जब अब मुसलमान अछूत नहीं लगता है, सब एक लगता है चुनाव 24 में जीतने के लिए, तो फिर राजद और जदयू के लिए जो लगातार पप्पू यादव खड़ा रहा, हम अब दूसरे मीटिंग में भी आपने हमको नहीं बुलाया, चलिए कोई बात नहीं है, आपने नहीं बुलाया, आज तक मैंने बात करने का प्रयास किया, कोई बात नहीं, और भी प्रयास हम करेंगे। हम चाहेंगे कि अगस्त तक हम लगातार इस प्रयास को रखें, हमें कोई कमजोर ना आके, और मैं कोई अलग नहीं हो, कोई कमजोर भी नहीं हो, बस पूर्वांचल मिथिलांचल जिस जहाँ से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई, और फिर बिहार के परिप्रेक्ष्य से लेकर देश, सदन से सड़क तक, 90 के पहले की राजनीति, 83 की मुखिया से लेकर अभी तक, लगातार हमने, हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि इस देश के और इस बिहार के आर्थिक उन्नति, इस बिहार का कंप्लीट रूप से जो सबसे बड़ा वर्ग समूह है, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का और युवाओं के, बेरोजगारों का, उसके जीवन का प्रगति, उसको बदलना, उसमें कभी भी कोई कंप्रोमाइज हमने नहीं किया, और न आगे हम दुनिया में कभी कोई कंप्रोमाइज ऐसी राजनीति करने के लिए करेंगे। इसीलिए जो मिजाज बिहार का है और जिस तरीके की राजनीति अभी चल रही है, कंप्लीट रूप से नफरत का, कंप्लीट रूप से गलत तरीके का, गाली गलौज का, कंप्लीट रूप से इस देश में सभी तरह की विविधताओं को चैलेंज करने का आज स्थिति यह है कि जाति के आधार पर भी लोगों के भीतर डर है कि मैं बोलूं या ना बोलूं, और देश के आधार पर भी समाज में इन नेताओं ने एक बड़ा खतरनाक खेल खेल दिया है कि किसी को बोलने की और कोई अपनी बात कहने की आज़ादी ख़त्म कर दी। तो इससे हमें लगता है कि जब आदमी, कॉमन आदमी बोल नहीं सकता, कॉमन आदमी अपनी बात कह नहीं सकता, अपने अधिकार के लिए बात नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, सड़कों पर उतर नहीं सकता, तो संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में, और इतिहास भी खतरे में है, और मुझको लगता है संस्कृति और समाज की तहजीब भी खतरे में। ऐसे समय में पप्पू यादव की भूमिका जो लगातार रही है, चाहे सामाजिक सेवी के रूप में हो, चाहे किसी आम आदमी के साथ खड़े रहने की हो, या आम आदमी की ज़रूरत की आवाज़ के लिए हो, सदन में हो या सड़क पर हो, लाठी खाने से हो, हमने हमेशा प्रयास किया है कि बिहार देश में सबसे ऊंचाई पर जाए, तरक्की करे, और हमेशा कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल और बिहार की आवाज़ हम बनते रहें, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एसटीटी, टीटी, इंजीनियरिंग, जिन मुद्दों से हो, जिन बड़ी छोटी घटनाओं से हो, मैंने हर घटना में समाज को इक्वल नज़रिए से देखा और कोशिश किया है कि मैं उसको बचा पाऊँ। इसीलिए मैं लगातार प्रयासरत रहा हूँ कि कांग्रेस, लंबे समय से मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहा हूँ, लंबे समय से मैं लगातार प्रयास करता रहा हूँ कि जो वसुधैव कुटुंबकम और सार्वभौमिकता का और सार्वभौम दर संभाव का जो एक बेमिसाल भारत है, उसकी रक्षा हो, और हम सिर्फ विकास और आम आदमी और युवाओं के रोज़गार और इकोनॉमी की बात करें कि 40,000, 60,000, 70,000 रुपया महीने का इनकम एक व्यक्ति को कैसे हो,
और व्यक्ति पर कोई भी तरह की आर्थिक बोझ ना पड़े, व्यक्ति को जस्टिस कॉमन तरीके से मिले, जबकि 90%, 92, 97% लोगों को इस कंट्री में बिहार जस्टिस नहीं है। पैसे, ताकतवर, माफिया, दलाल, नेता को जस्टिस है, लेकिन मिडिल और लोअर मिडिल क्लास, गरीब, किसान, महिलाओं को जस्टिस नहीं के बराबर मिलती है। तो हमारी लड़ाई वहाँ है, और मैं इस तरह की लड़ाई को मैं हमेशा लड़ता रहा, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो, छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, भूज हो, उत्तराखंड हो, आवाज़ हो, संघर्ष हो, और इस सवाल पर मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। इसीलिए हमेशा कांग्रेस के सड़क से सदन के साथ में खड़ा रहा। हमेशा जो कोसी सीमांचल की जनता हमेशा चाहिए कि पप्पू यादव जो हमारे हैं, हमारे बेटे की तरह हैं, मिथिला मेरी कमजोरी जनता है, इसलिए मैं महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। एक मिनट, मेरी कमजोरी जनता है, क्योंकि मैं जनता से हूँ और हर घर से जुड़ा हुआ, और सीमांचल, कोसी, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, सहरसा, सीतामढ़ी हो या मधुबनी हो या दरभंगा हो, इस इलाके के लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव इस देश को बचाए, पप्पू यादव इस देश की संविधान और लोकतंत्र को बचाए। तो इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं किसी का ज्योतिष तो हूं नहीं कि खामियाजा भुगतना पड़े। हमको मुद्दे पर भी काम करना पड़ेगा, हमको नेक टू नेक भी काम करना पड़ेगा, आंदोलन भी काम करना पड़ेगा, हमको अभी अहंकार को भी निकालना पड़ेगा। खामियाजा क्यों भुगते या भुगतने की बात हम करें भाई? हमें 6 जात 7 जात आप गठबंधन करिए, लेकिन सरकार में मैं हूं, हमें मुद्दों पर भी काम, आम आदमी के नेक टू नेक विकासों के लिए भी हमको काम करके हमें जीत हासिल करनी पड़ेगी। और उसमें मैं हमेशा रहा हूं कि लोगों के मुद्दों के साथ में खड़ा रहा हूं। मुद्दे पर यदि बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है, यदि संघर्ष और लाठी पर बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। बहुत क्लियर है। खामियाजा क्यों भुगतना पड़ेगा भाई? निश्चित रूप से अहंकार को निकालकर 2024 की लड़ाई में नेक टू नेक सीट पर बात करनी चाहिए, और उसकी मैं तो कहा कि मैं अगस्त तक इंतजार करूंगा, महागठबंधन का प्रयास करूंगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। बूंद-बूंद तालाब भरता है सर, मैंने तो बूंद-बूंद तालाब भरता है, मैंने ये प्रयास क्यों नहीं कर रहा है महागठबंधन? सर, वो तय करेंगे कि उनका भी बात, राजा की बात हम ही बता दें। आप हमको, मैं महागठबंधन से इतना ही कहूँगा कि निश्चित रूप से किश्ती मंत्री सबकी वैल्यू है, तो किश्ती की भी वैल्यू है। यदि फील्ड की मंत्री की वैल्यू है तो किश्ती की भी वैल्यू है। जो काम करे सुई, क्या करे तलवार। दशमलव की भी वैल्यू है, कोमा, हैपन की भी वैल्यू है। राजनीति में छोटी छोटी ताकतों को साथ लानी पड़ती है, जिसकी आइडियोलॉजी एक समान मिलता है। जो लोग अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं, कई धारा में बीजेपी को सपोर्ट किए हैं, कई बिल पे, आज वो भी एक साथ हैं कि नहीं है? महबूबा से लेकर के सबके साथ देने वाली बीजेपी, वो अलगाववाद की बात कैसे कर सकता है? और मुख्तार अंसारी जी के बेटे से लेकर सबको साथ में लेने वाली व्यक्ति, वो अपराध और अपराधी की बात कैसे कर सकता है? तो पप्पू यादव उसमें नहीं है ना। पप्पू यादव केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे हमला करते आए हैं। पप्पू यादव केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे हमला करते आए हैं जनहित के मुद्दों को लेकर। क्या यही कारण है? देखिए, मैं व्यक्तिगत, मेरा हमेशा संबंध नीतीश जी के आचरण विचारों से रहा है। हमेशा लालू यादव जी के संघर्ष और सामाजिक न्याय के साथ मैं खड़ा रहा हूँ। मैं, हर आदमी अपनी सरकार में रह करके भी अपनी बात रखता है कुछ न कुछ मुद्दों पर। जैसे मैं बहुत क्लियर हूँ डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के, या कानून बननी ही चाहिए शिक्षक के सवाल पर। इस पर मैं मर जाऊंगा तब भी पीछे नहीं हटूंगा, कोई साथ ले या ना ले। जनता के हित में बात रखना, हमने कोई अपने महागठबंधन की विचारधारा पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। उसकी विचारधारा लोकतंत्र और संविधान और इतिहास बचाने की है, भारत बचाने की है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन मुद्दों पर मैं हमेशा सरकार से आग्रह करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। इसके लिए वो ले ना ले वो समझें, मैं अगस्त तक उनके साथ तय करूँगा कि मैं उनके साथ रहूँ। वो मेरे साथ लेंगे या नहीं लेंगे, उन्हें तय करना है। क्या सर, डोमिसाइल का ही मुद्दा तो नहीं है, वो रह गया? और एक तरफ महागठबंधन में कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा कांग्रेस के साथ रहा।
लेकिन मैं यह ज़रूर आज कहूँगा कि कांग्रेस को मेरे लिए तय कर लेनी चाहिए क्या मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूँगा या नहीं रहूँगा। और इसके लिए मैं अगस्त तक बहुत क्लियर हूँ कि मैं अगस्त तक अपने कामों को मैं करते जा रहा हूँ और इंतज़ार करूँगा। अगस्त के बाद मैं स्वतंत्र हो जाऊँगा कि जनता के बीच मैं जाऊँगा और कहूँगा मैंने प्रयास किए और उन्होंने लगातार हमारे प्रयास को तवज्जो नहीं दी। तब मैं जनता के बीच जाऊँगा और जनता जो तय कर देगी या पार्टी अकेले, मैं फिर कह रहा हूँ कि तीसरा गठबंधन रिलायबल नहीं हो पाता है। बहुत सारे गठबंधन हैं, साथ लड़ा जा सकता है, लेकिन रिलायबल नहीं होता है। और कई बार हमने प्रयोग किया है और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसी चीज नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं अकेला लड़ना उम्मीद करूंगा कि यदि इस तरह की गठबंधन पप्पू यादव के साथ ना हो तो हमारी कोशिश होगी मिनिमम 3 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की। यदि गठबंधन ने इस बात को महसूस नहीं किया, निश्चित रूप से जनता से पूछकर मेरी व्यक्तिगत और पार्टी की मानना है कि हमें 3 से 5 सीटों पर यदि अकेला हमें लड़ना पड़े तो हमें जनता के बीच जानी चाहिए कि हम आपके साथ खड़े रहे और आज भी साथ खड़े हैं। तय आपको करना है, किसी गठबंधन को नहीं। लेकिन देश का सवाल है, स्टेट का सवाल नहीं है। जो लोग 2025 को लेकर के बाहर लगातार अपनी नजरिया देख रहे हो और मन में उसको हो कि 2025 में 24 में पप्पू यादव का सर्वाइव हुआ तो 2025 क्या होगा। आज 2025 का मुद्दा नहीं है। सारे लोगों ने दिल्ली का मुद्दा छोड़ दिया, सारे लोगों ने बंगाल का मुद्दा छोड़ दिया। फिर बिहार 2025 को भूलकर 2024 में हर छोटी पार्टियां या जिस व्यक्ति की जिस एक सीट पर भी ताकत है वहां उसके साथ खड़ी होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। बस मैं आपको बहुत क्लियर कह दूं कि कांग्रेस को ही तय करना है और मैं कांग्रेस को लेकर इंतजार में हूं। मैंने लगातार प्रयास नीतीश जी से और लालू यादव जी से, तेजस्वी जी से किया है। उस प्रयास में बहुत सार्थक अभी तक कोई भूमिका हमें देखने को नहीं मिली। और 2 बार मीटिंग होने के बाद मुझे यह कहना पड़ा कि जनता के कारण मैं महागठबंधन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। जो मेरी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के कारण महागठबंधन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। मेरी ताकत 2 या 3 सीट की है। हो सकता है कल आइडियोलॉजी के चलते हमें एक महागठबंधन हमारी उस तवज्जो को ना दे, उसके बावजूद भी मैं हर चीज स्वीकार करूंगा। लेकिन आप तय तो करिए कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप लगातार तय नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपसे माध्यम से जरूर कह दूं कि तीसरा गठबंधन रिलायबल नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़, शहाबुद्दीन जी के फैमिली को लगातार जो लोग जा करके चाहते हैं कि उनको ला करके चुनाव लड़ाया जाए, यह महागठबंधन के लिए सही संदेश नहीं होगा। तीसरी चीज़, मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा कि AIMM से भी महागठबंधन को बात करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप महागठबंधन की बार बार बात कर रहे हैं, आपको लगता है यादव नेता लालू यादव आपको आने देंगे तेजस्वी यादव के रहते हुए? देखिए, बार बार मैंने आपको कहा ना यहाँ तो यादव की है, ना तो राजपूत की है, ना तो शहाबुद्दीन जी कौन यादव है या और लोग कौन यादव है। अब लालू यादव जी तो बड़े दिल के लोग हैं, उस पर आप चर्चा ना करिए। तेजस्वी यादव मैं बहुत क्लियर हूँ, लालू यादव जी बीजेपी को हराने के लिए कोई भी कदम वो उठाएंगे। और मैं ऐसा उम्मीद नीतीश जी से भी करता हूं कि बीजेपी के साथ रह के नीतीश जी ने कभी अपनी आइडियोलॉजी को, सेकुलरिज्म को, अन्य चीज़ों को अलग नहीं किया। और आज जरूरत है देश में 2024 में एक व्यक्ति के नफरत, उसके अहंकार को ख़त्म करना, अन्यथा 2025 के लायक नहीं बचेंगे। बात रही तेजस्वी यादव जी की, तो मैं तेजस्वी यादव जी से सिर्फ आग्रह ही कर सकता हूँ। मैंने कई बार प्रयास किया बात करने की, बात नहीं हो पाई मेरी। तेजस्वी यादव जी बात करेंगे तब तो मैं जान पाऊंगा तेजस्वी यादव जी क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। लालू यादव को तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए परेशान है जी। लालू यादव तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने अच्छा, तेजस्वी यादव जी के भाग और भक्त में यदि सीएम बनना होगा आपको कैसे तो पप्पू यादव कहाँ से रोकेंगे? आपको क्यों शामिल करेंगे जब मैं ये क्या कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी को सीएम बनाने से मैं रोकूंगा? किसी को कोई रोक सकता है?
2 बार वो डिप्टी सीएम रहे कि नहीं? लालू यादव जी 2 बार डिप्टी सीएम सबको बनाए कि नहीं बनाए? अब आज रागनी को कौन सा लालू यादव जी बना दिया? रागनी ने अपने कैरेक्टर से अपनी चीज़ों को स्थापित कर दिया ना, कि नहीं किया? तो ऐसा नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। वार्ता होगी तेजस्वी जी से तब तो मैं समझ पाऊंगा कि वो क्या चाहते हैं। बापू जी एक सवाल आज मैं महागठबंधन के साथ हूं तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी के तरीके और तेजस्वी जी के हर चीजों के साथ खड़ा रहूंगा। आज आप 2025 का तो मुद्दा है नहीं, 2024 का मुद्दा है। इसीलिए बापू जी एक सवाल है, जिस तरीके से जदयू ने हम पार्टी को अपने में विलय करने की बात की थी, आगे जाकर अगर इस तरीके से आपको आता है क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं अपने पार्टी का विलय पहले भी कह चुका हूँ कि किसी कीमत पे नहीं करूँगा। पार्टी का एग्जिस्टेंस वो हमारी आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से है और मैं अपने तरीके से समाज के लिए जीता हूँ।